हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद जय राजधानी। मैं डॉक्टर रमेश यादव राजधानी एजुकेशन ग्रुप पचकोड़िया जोबनेट जयपुर से स्वागत करता हूं आप सभी का प्लांट न्यूट्रिशन की दुनिया में। और ये आज हम पढ़ेंगे पादप पोषकता तो प्लांट न्यूट्रिशन। तो सभी का वेलकम, सभी को नमस्कार, सभी को जय राजधानी, सभी को सत श्री अकाल, सब्बा खैर, वाहे गुरु दी फतेह। और सीधा ज्यादा टाइम खराब नहीं करते हुए सीधा ले चलता हूं मैं प्लांट न्यूट्रिशन की दुनिया में, क्योंकि यहां पर है प्लांट्स और यहां पर है उनके लिए खाना। क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कितना खाना चाहिए, कितना नहीं खाना चाहिए, ऐसी ही कुछ बातों को डिस्कस करके आज हम सेकंड क्लास में चले गए, सेकंड क्लास के अंदर आ गए हैं। और सीधा मैं आपको शुरू करता हूं, कल से आगे का स्टार्ट करता हूं। कल हम लोगों ने बेसिक पढ़ा था, कुछ फॉर्म्स पढ़ी थी कि किस किस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, कुछ मिनरल्स पढ़े थे सॉइल के अंदर कि कितना मिनरल्स है, कहां पाए जाते हैं, एसेंशियलिटी का क्राइटेरिया हम लोगों ने पढ़ लिया था, बेसिक बातें कर ली थी। तो आज उसके आगे में शुरू करना है और सीधा मैं आपको शुरू करता हूं ज्यादा टाइम खराब नहीं करते हुए प्लांट न्यूट्रिशन। और आज स्पेशली हमारा फोकस रहेगा क्लासिफिकेशन पे। आपने देख भी लिया होगा, हम लोगों ने उसमें डाला भी है, थंबनेल में डाला है, जो स्ट्रीम लगाई उसमें डाला है कि आज पूरा फोकस रहेगा क्लासिफिकेशन। आपको बढ़िया पढ़ाए और उसके आगे भी जितना हो जाए उतना आगे ले ले। तो सीधा ज्यादा टाइम खराब नहीं करते, सीधा शुरू कर देते। तो पहले मैं थोड़ा बेसिक बात कर लेता हूं। कल हमने एक प्लांट एनालिसिस पढ़ा था, पादप का एनालिसिस पढ़ा था कि प्लांट में ये सी होता है, एच होता है, वो होता है, सारा का सारा हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है भाई, चलिए अब जनरली हम अगर किसी प्लांट की बात करें, जनरली अगर किसी प्लांट की बात करते हैं, बेसिकली हम अगर किसी प्लांट की बात करते हैं तो उसके अंदर 70% से ऊपर लगभग वाटर होता है। 70, किसी में 80, 85। इवन जो पानी वाले पौधे होते हैं, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं, वहां तो 95% तक वाटर उन प्लांट्स के अंदर होता है। लेकिन इन जनरल हम बेसिक भी माने तो एक पादप, एक हरा जो पौधा होता है, एक हरे पौधे की बात करें, हरे पादप की, तो उसके अंदर 70% मिनिमम वाटर होता है। ठीक है, यू कैन से 70% तो उसके अंदर होता है वाटर। ठीक है, उसके बाद में 27% उसमें होता है ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर, और ओनली 3% मिनरल मैटर होता है, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं अभी। 3% होता है मिनरल मैटर। तो इन जनरल एक प्लांट जो होता है वो 70%, कम से कम 70% उसके पास वाटर होता है और 27% उसके पास ऑर्गेनिक मैटर, जिसमें आपका प्रोटीन आ गया, कार्बोहाइड्रेट आ गया, न्यूक्लिक एसिड आ गया, विटामिन आ गए, ये सारे के सारे जो प्रोटोप्लाज्म भरे होते हैं वो आ जाते हैं। और 3% ये वाला अभी जो हमारा खेल चल रहा है वो केवल इस 3% को लेके चल रहा है। पूरा का पूरा जो ऑर्गेनिक ये है ना, इनऑर्गेनिक जो है, खनिज कह दो, इनऑर्गेनिक कह दो, सेम थिंग है भाई। खनिज को क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक। तो ये इनऑर्गेनिक में कह दो या खनिज कह दो, ये 3% होते हैं और सारा खेल इनका ही चल रहा है, इनऑर्गेनिक मैटर का ही। समझ में आ गए? बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सारे के सारे 3 क्वेश्चन है कि प्लांट में मिनिमम वाटर 70%, ऑर्गेनिक मैटर या कार्बनिक पदार्थ 27%, 27%, राइट है भाई। और 3% जो होता है वो मिनरल्स होते हैं, जो डायरेक्टली किससे मिलते हैं? सॉइल से मिलते हैं, है ना, मिनरल से मिलते हैं। यू कैन से मिनरल न्यूट्रिएंट्स, एनपीके, सीएचओ, ये सारे, सीएचओ तो इधर आएगा ना भाई, तो ये सीएचओ इनमें आ गया कार्बनिक पदार्थों में, बाकी जो बच गए वो सारे इसमें आ गए। तो सीधा आज हम इसका हमारा जो बेसिक जो कंसेप्ट रहेगा वो यही रहेगा। ठीक है भाई। अब इनमें से चलिए जो मिनरल मैटर है या जो सारे के सारे मैटर है, पूरा का पूरा जो ये है, इसमें जो सीएचओ, इसमें भी आ गया, एचओ सही बात है, इसमें एचओ इसमें आ गया, है ना, सीएचओ तीनों इसमें आ गए, बाकी सारे इसमें आ गए। तो सीएचओ जो है, सीएचओ जो प्लांट लेता है वो पानी और हवा दोनों से लेता है। सीएचओ तीनों ये जो न्यूट्रिएंट है, इसको पानी से भी लेता है पौधा और वायु से भी ग्रहण करता है। You can say in English, CHO is absorbed from water as well as from air. एयर से भी लिए जाते हैं और आपका वाटर से भी लिए जाते हैं CHO। इसके अलावा बाकी जो बच गए ना, बाकी इतने बच गए, कितने क्या बच गए? NPK,
है ना, CHO NPK, CaMgS, फेको, मंजन, बम्बो, निकल। ये बाकी जो बच गए सारे के सारे, ये कहां से लेता है? ये पौधा लेता है या तो सॉइल से, मृदा से, या फिर हम डालते उसके लिए खाद, है ना, खाद डालते हैं, मेन्योर डालते हैं, तो वहां से लेता है, मेन्योर से, है ना, या फिर हम फर्टिलाइजर देते हैं, फर्टिलाइजर या कह दो उर्वरक। तो 3 पोषक तत्व तो पौधा हवा और पानी से लेता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, कौन कौन से हो गए भाई? CHO, 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 CHO। और बाकी जो बच गए ना, NPK, CMGS, फेको, मंजन, बम्बो, निकल, ये सारे हवा से, मिट्टी से लेता है, खाद से लेता है, और साथ साथ ही फर्टिलाइजर से लेता है। खाद और फर्टिलाइजर या उर्वरक की बात हम आगे करेंगे। खाद वैसे आपको पता है कि ये कार्बनिक होते हैं, ये कार्बनिक होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, और ये आर्टिफिशियली होते हैं, फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। तो ये सारे के सारे हो गए। चलिए सीधा आगे ले चलते हैं आपको, और ये है नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आज हम पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स। हिंदी भाषी विद्यार्थी आवश्यक पोषक तत्वों का वर्गीकरण, यह आज का हमारा मेन फोकस इसके ऊपर रहेगा। हम क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं इनका, यह हमारा बेसिक कंसेप्ट रहेगा, और इसको अलग अलग तरीके से करेंगे। पहला जो हमारा क्लासिफिकेशन होगा वो सबको बढ़िया दिख रहा है भाई, वो हमारा रहेगा किसके आधार पे? मात्रात्मक आधार, आवश्यकता के आधार पे, मतलब रिक्वायरमेंट, कितनी रिक्वायरमेंट है उसके आधार पे रहेगा। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो हमारा रहेगा वो रहेगा पोषक तत्वों की मात्रात्मक आवश्यकता के आधार पे, या यूं कह दो कि बेस्ड ऑन द अमाउंट रिक्वायर्ड, बेस्ड ऑन अमाउंट रिक्वायर्ड, या यूं कह दो आवश्यकता, जो मात्रात्मक आवश्यकता के आधार पे, यूं कह सकते हैं मात्रात्मक आवश्यकता के आधार पर। यह पहला क्लासिफिकेशन है, और इसमें कुछ बातें हम कल कर भी चुके थे। हमने कहा था कि ये मैक्रो होते हैं, ये माइक्रो होते हैं, जनरली हम लोगों ने इसकी चर्चा भी की थी, और आज हम उसको पूरा समझने वाले हैं। ठीक है भाई, चलिए शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले इसके आधार पे जो पहला मैं ले रहा हूं, नंबर 1 ले रहा हूं, वो हो जाएगा आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट, देखिए सबसे बढ़िया वर्ड है मैक्रो। अगर आप इसके अलावा कहीं हिंदी के चक्कर में पढ़ रहे हैं तो कभी कभी उसका नुकसान हो जाता है, तो मेरे हिसाब से हिंदी के बच्चों को भी मैक्रोन्यूट्रिएंट लिख लेना चाहिए। ठीक है, बाकी तो हिंदी में इसको कोई वृहद पोषक तत्व और कोई ज्यादा मोटा पोषक तत्व ऐसे बोल देते हैं, वृहद पोषक तत्व ऐसे बोल देते हैं, अब कुछ भी बोल देते हैं हिंदी में ना। हिंदी का साइंस में भरोसा नहीं किया जाता है, साइंस में हिंदी का भरोसा नहीं करते हैं, हिंदी में कुछ भी बोल देते हैं। इसलिए मैक्रो माइक्रो ज्यादा बढ़िया शब्द है। जिंदगी में आप चाहे अमेरिका चले जाओ, चाहे जोहानिसबर्ग चले जाओ, चाहे लंदन चले जाओ, उधर भी आपको ऐसा का ऐसा ही मिलेगा। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट, तो मैक्रो मैंने कल भी कहा था ये 1 ppm से ज्यादा चाहिए। तो 2 वैज्ञानिक थे, तो लूमिस, 2 साइंटिस्ट थे, एक तो लूमिस और दूसरा था सल। लूमिस और सल 2 साइंटिस्ट थे, 1837 की यह बात है। लूमिस एंड सल, LUMIS, लूमिस एंड SHULL, इन लोगों ने कहा था कि जो न्यूट्रिएंट्स मोर देन 1 ppm चाहिए, जिनकी पादप को 1 ppm से ज्यादा आवश्यकता होती है, एक ppm से ज्यादा आवश्यकता होती है,
1 ppm से ज्यादा चाहिए, है ना भाई, उनको आप कहो मैक्रो 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 रा मैक्रो, 1 ppm से ज्यादा मैक्रो रा मैक्रो, 1 ppm से ज्यादा चाहिए, मतलब विच रिक्वायर्ड मोर देन 1 ppm, विच रिक्वायर्ड मोर देन 1 ppm इज कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट। आई थिंक समझ में आ गया। इनको हमने कल याद भी किया था, सिंपल है याद करना। एक तो CHO 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 CHO, NPK 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 CAMGS CAMGS CHO NPK NPK NPK। जिनको क्लियर नहीं दिख रहा उनके लिए एक ऑप्शन है, वहां पर ऑप्शन है बेटा, वहां पर एक बोल्ट सा आ रहा है जिसको सेटिंग बोलते हैं, उस पर जाने का, थोड़ा सा अपना ना रिजोल्यूशन बढ़ा लेने का, ठीक है दोस्त। तो CHO NPK 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 और CAMGS, तो ये मैक्रोन्यूट्रिएंट है, इनका रिक्वायरमेंट रहता है मोर देन 1 ppm। जो बच्चे ppm नहीं जानते, थोड़ा सा मैं एक इसके बारे में बता देता हूं। ppm को पूरा तो कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन, इसका पूरा जो फॉर्म होता है, एक तो लिखते छोटा p है, छोटा p है, छोटा ही m है, कैपिटल लेटर का यूज नहीं करते, स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं इसको। और होता क्या है, पार्ट्स पर मिलियन। एक्चुअली 1 का 10 लाखवां भाग होता है, लेकिन 1 के 10 लाखवें भाग के चक्कर में अपने को नहीं पढ़ना है, सीधा सीधा याद कर लेना है। ये होता है mg पर लीटर। यस, इसको सीधा सीधा लिख देते हैं mg पर लीटर, mg पर लीटर। जितने mg आप 1 लीटर में घोलोगे वही उतने ppm का घोल बन जाएगा। मुझे 5 ppm का चाहिए, मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, 5 mg उसकी जिसका घोल बनाना उसकी 5 mg ले लूंगा, 1 लीटर में घोल डालूंगा, हो गया 5 ppm का। 10 ppm बनाना ही, तो 10 ppm के लिए मैं क्या करने वाला हूं, 10 mg लेके उसके पदार्थ के और घोल दूंगा 1 लीटर के अंदर, बन गया 10 ppm का घोल। ठीक है भाई, तो mg पर लीटर कह दो, चाहे mg पर kg कह दो। मान लेते कोई ठोस में सॉलिड डाल दिया, तो लीटर का इक्विवेलेंट होता है ठोस के लिए kg, तो ये भी हो सकता है, राइट है भाई। ऐसे कर लेते हैं। तो 1 ppm ज्यादा जो चाहिए वो सारे के सारे मैक्रो हो गए। मुझे लग रहा है मैं समझा पा रहा हूं, समझ में आ रहा है। इनको फिर से आगे 2 ग्रुपों में बांट दिया गया है। ये जो सारे मैक्रो है, ये पूरे जो मैक्रो है, इन मैक्रो को फिर से 2 ग्रुप में बांट दिया, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। इनको फिर 2 ग्रुपों में बांट दिया गया। एक को कहा गया प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, प्राथमिक पोषक तत्व। एक को कहा सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। हिंदी वाले बच्चे, जो बच्चे हिंदी में पढ़ते हैं, उनको यहां प्राथमिक मेरे हिसाब से लिखने की जरूरत नहीं है, प्राथमिक पोषक तत्व। और ये हो गया द्वितीय कह दो या गौण कह दो, गौण पोषक तत्व कह दो, राइट है भाई। इनको 2 ग्रुपों में कर लेते भाई, कौन सा क्या हो गया। प्राथमिक पोषक तत्व कौन कौन से हो जाएंगे, एनपीके प्राथमिक, एनपीके प्राथमिक, एन, ये हो गया आपका एनपीके, ये प्राइमरी न्यूट्रिएंट है। एनपीके प्राथमिक, एनपीके प्राथ, ये प्राइमरी हो गए। उसके बाद में जो बच गए दोनों भाई, ये तो स्ट्रक्चरल है, इनको आगे लेंगे हम, संरचनात्मक डाल देंगे, या डाल दो, इसको भी डाल दो, क्या फर्क पड़ रहा है, इसको भी डाल दो, ये भी बेचारा नाराज नहीं होगा। संरचनात्मक कह दो या बेसिक कह दो, है ना, या बेसिक कह दो, चलिए डाल देते इसको भी, ये भी नाराज नहीं होगा, CHO। और बाकी एनपीके किस में आ गया, प्राइमरी में। अब बच गया कौन, CAMGS, ये आ गया सेकेंडरी में। इनके अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अक्सर घुमा के पूछ लेते हैं, इनमें से प्राइमरी कौन सा नहीं है, इनमें से सेकेंडरी कौन सा है, इनमें से सेकेंडरी कौन सा नहीं है, इनमें से वो कौन सा है, ऐसे कैसे ना चलते रहते इसमें। तो आप अगर एनपीके प्राथमिक, एनपीके प्राथमिक ऐसे अगर 2 4 5 बार बोल लेंगे ना भाई, तो फिर दिक्कत नहीं आती है। तो एनपीके प्राथमिक और CAMGS, ये हो गया सेकेंडरी। और बाकी बच गया वो स्ट्रक्चरल हो गया भाई, बेसिक हो गया, स्ट्रक्चरल हो गया, जिनको हम आगे लेने वाले हैं। अच्छा, प्राइमरी को प्राइमरी क्यों कहते हैं, वाई दिस प्राइमरी 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 प्राइमरी,
क्योंकि इनकी ना डेफिशिएंसी बहुत जल्दी हो जाती है। ये सबसे ज्यादा प्लांट को चाहिए भी ज्यादा और डेफिशिएंसी इसकी बार बार हो जाती है। तो इनकी कमी क्या होती है? फ्रीक्वेंटली डेफिशिएंसी है इनकी। यू कैन से इट फ्रीक्वेंटली डेफिशिएंसी इन इंग्लिश टर्म यूज करते हैं फ्रीक्वेंटली डेफिशिएंसी, मतलब बार बार कमी हो जाती है भाई, बार बार कमी हो जाती है। जल्दी हिंदी में बोले तो बार कमी, इनकी बार बार कमी होती है। हम देते हैं फिर देना पड़ता है, फिर कमी हो जाती है फिर देना पड़ता है। इस तरह से फ्रीक्वेंटली डेफिशिएंसी होती रहती है इसकी, इसलिए इसको बोलते हैं प्राथमिक पोषक तत्व, उनको बोलते हैं सेकेंडरी CAMGS। तो मुझे लग रहा है ये यहां तक का सारा कंसेप्ट यहां आपका क्लियर हो गया है। आपने जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है उनको दो ग्रुप में बांट दिया है, प्राइमरी और सेकेंडरी, और उनको एग्जाम्पल भी फिर से याद कर लिया भाई। ठीक है, अगला ग्रुप ले लो सेकेंड, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म सीधी डेफिनेशन है भाई, जो 1 ppm से कम चाहिए। प्लांट्स को लेस देन 1 ppm चाहिए भाई, 1 ppm, या यूं कह दो 1 ppm से कम रिक्वायर्ड है। जिनका रिक्वायरमेंट लेस देन 1 ppm है प्लांट्स को, वो सारे के सारे इस ग्रुप में आ जाते हैं। राइट है भाई, सारे के सारे किसमें डाल दोगे उसको? माइक्रो में। अब माइक्रो के ना कई नाम है, माइक्रो को ना अलग अलग लोग अलग अलग नामों से, कोई कहता है माइक्रो, कोई कहता है ट्रेस, इनको लोग ना ट्रेस भी कहते हैं, TRACE, ट्रेस एलिमेंट भी कहते हैं। कोई इनको ना ओलिगो इनको कहते हैं ओलिगो। कोई इनको ना स्पर्ने भी बोलता है, स्पर्ने, SPRUNE। तो ये सारे के सारे एक नाम है, डरने की जरूरत ना है। इन्हीं को माइक्रो, तू ही माइक्रो, तू ही ट्रेस है, तू ही ओलिगो, ओ स्वामी तू ही ओलिगो, तू ही स्पर्ने, तू ही माइक्रो, तू ही ट्रेस ओलिगो, प्रभु तू ही ट्रेस ओलिगो। ये सारे के सारे मस्त है भाई। ऐसे कैसे? एक ही नाम है, तू ही माइक्रो, तू ही ट्रेस है, तू ही ओलिगो, वो स्वामी तू ही ओलिगो, तो इस पर ने। राइट है भाई। चलो अब इनका याद, ये होते कौन कौन से? लेस देन 1 ppm हो गए। अब होते कौन कौन से है? तो आओ बच्चों, कल भी किया था, आज भी कर लो याद जी। आप तो फेंको मंजन, आप तो फेंको मंजन, मंजन करने का, फेंक डालने का मंजन। उधर से निकलेगा बम्मो, उधर से निकलेगा बम्मो। ये इसको याद करने की ट्रिक है। फेंकू मंजन बम्मो निकल, फेंकू मंजन बम्मो निकल। यस, माइक्रो ही ट्रेस है, ट्रेस ही ओलिगो है, ओलिगो ही स्पर्ने है, एक ही तो है। तो फेंकू मंजन बम्मो निकल। फेंकू बोले तो FE, माइक्रो न्यूट्रिएंट चल रहे भाई, माइक्रो एक हो गया। कू बोले तो CU, मंजन बोले तो मन जन, आयो मन जन। राइट है भाई। बम्मो B, मो MO, निकल, ले भाई निकल लेते इधर से। फेंकू मंजन बम्मो निकल, फेंकू मंजन बम्मो निकल। राइट है, इससे याद हो जाता है भाई सारे के सारे। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट, फेंको या मंजन बम्मो या निकल, फेंको या मंजन बम्मो निकल। हो गया। चलिए भाई तीसरा ग्रुप ले लेते हैं। मुझे लग रहा है सब एंजॉय कर रहे हैं, मस्त मजा आ रहा है, याद होता चला जा रहा है, वो भी न्यूट्रिएंट्स वाला पार्ट। बड़ी बात है, बहुत बड़ा चैलेंज होता है न्यूट्रिएंट्स का पार्ट, लेकिन आपने ना इसको धो डाला भाई। ग्रुप नंबर 3, नाउ वी आर ऑन द 3rd, और ये आ गया थर्ड में आता अति सूक्ष्म पोषक तत्व। बोले तो अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट, अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट, यानी कि माइक्रो का भी माइक्रो, यू कैन से माइक्रो का भी माइक्रो, बहुत ज्यादा माइक्रो, ऐसे कह सकते हैं। और ये है लेस देन 1 ppb। कितना रिक्वायरमेंट है इनका? इनकी आवश्यकता होती है भाई साहब, पादप को 1
पीपीबी से कम चाहिए। बी बोले तो बिलियन, बी बोले तो बिलियन, और पीपीबी का पूरा नाम क्या हो गया? पार्ट्स पर बिलियन। अब एक बार गूगल सर्च मार के बिलियन देखो कितने होते हैं। देखिए सबसे पहले कौन देखेगा? तो मतलब क्या हो गया? 1 का 100 करोड़वा भाग, 1 का 100 करोड़वा भाग। अगर किसी को चाहिए 1 पीपीबी से कम चाहिए, दैट विल बी अल्ट्रा माइक्रो, अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म पोषक तत्व, इनको बोलेंगे अति सूक्ष्म पोषक तत्व। हाँ, 1 अरब कह दो चाहे उसको, सही जवाब है। 1 अरब भी उसी को बोलते हैं, 100 करोड़ को 1 अरब बोलते हैं, करेक्ट जवाब है ना भाई? 100 करोड़ को क्या बोलते हैं? 1 अरब। तो इतना कम चाहिए। अब इसको याद करते हैं, तो याद कर लेते हैं ना भाई, बहुत इजी है। नवसी रब से गा, इसकी ट्रिक है। नवसी रब से गा, नवसी रब से गा। नवसी रब से गा, और नवसी रब से गा, नवसी रब से गा। ये बच्चों की बड़ी ट्रिक है, मतलब क्लास में बना लेते हैं। 10,000 लाख, वेरी गुड, वेरी गुड, है ना? 10,000 लाख। चलो एक ही बात है। नवसी रब से गा, नवसी रब से गा, तो बढ़ा दो ना भाई। नवसी बोले तो Na, ये ले भाई Na आएगा इसमें अल्ट्रा माइक्रो में। नव, वी बोले तो वेनिडियम, सी बोले तो सिलिकॉन। नवसी रब से गा, नवसी रब से गा। रब बोले तो आरबी, रूबिडियम, नव है ना, आरबी रूबिडियम। से बोले तो सेलिनियम, गा बोले तो गैलियम। ओ नवसी रब से गा, नवसी रब से गा, भजन कर, है ना? याद हो जाता है। अभी आ रही गाय भी आ रही भाई। नवसी रब से गा, अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट, और नवसी रब से गा, अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट। नवसी रब से पढ़ क्या रहे? अल्ट्रा माइक्रो। तो अल्ट्रा माइक्रो में कौन आया? नवसी रब से गा, अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट। नवसी रब से गा, अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट। नवसी रब से गा, अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट। ऐसे साथ में अल्ट्रा माइक्रो भी गा लेने का, और नवसी रब से गा, अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट। नवसी रब से गा, गा में गे आएगा लेकिन, है ना? लेकिन रब से गे ऐसे बैठेगा नहीं नो। नवसी रब से गा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट ग्रुप ले लेते हैं, नंबर 4। नवसी रब से गा, अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट। नवसी, आज गाना, आज का सॉन्ग, नवसी रब से गा, अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट। नवसी रब से गा। उसके बाद देखो ग्रुप नंबर 4 है लाभदायक, बेनिफिशियल। तो 4 तो कल हमने पढ़े थे, 4 तो बेनिफिशियल हमने पढ़े थे, जिनको है ना जोड़ के हमने 21 किया था, फंक्शनल है ना न्यूट्रिएंट्स किए थे सारे के सारे, राइट है भाई? तो 4 तो कल पढ़े ही थे। एक्चुअली वो 4 नहीं है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। बेनिफिशियल में ना बहुत सारे आते हैं, काफी सारे आते हैं, काफी सारे आते हैं। और ले लेते हैं भाई, वो कौन कौन से आते हैं सारे के सारे, कुछ तो हमने कल ले ही लिए थे, जिनको लाभदायक में भी डाल देते हैं। एक तो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को लाभदायक में भी डाला जाता है। सेलिनियम, लिखते जाइए भाई। आयोडीन, गैलियम, आयोडीन हो गया, गैलियम हो गया, इनको उधर भी डाल दिया। निकल भी, पहले पुराने जमाने में निकल को भी इसी में डाला हुआ था, तो आज भी ये ऐसे कैसे लिखा हुआ मिलता है। क्रोमियम, क्रोमियम आ गया। रूबिडियम, आरबी आ गया, है ना। स्ट्रांसियम, एसआर आ गया।
और लास्ट में आर्सेनिक AS आ गया। इनको बोलते हैं बेनिफिशियल एलिमेंट्स। ठीक है, और इसका जो ट्रिक बनता है वो आपके सामने है। ये लो, ये कौन? आलसी। ले भाई, आलसी, आलसी। ठीक है, गाय, है ना, इसमें ये भी शामिल कर सकते हो वैसे तो आलसी में, ये वाला भी आलसी। फिर ये आ गई गाय, ये बोले तो गाय। फिर ये आ गई नी और कर, तो आलसी गाय निकर, है ना, पहनकर, यूं बोल देंगे आलसी गाय निकर पहनकर। अब ये पहनकर का कोई नहीं है, रब से, आरबी बोले तो रब से। अब इसको आप सरस बोल दे, सैरास, तो सरस घी लाई। आलसी गाय निक्कर पहनकर, है ना, रब से सरस घी लाई। आलसी गाय निकर पहनकर रब से सरस घी लाई। आलसी बोले तो AL, सी बोल, है ना, सी बोले तो ऐसी, है ना, इसमें ऐसी आई आ गया। आलसी गाय जी, निकर NICR, निकर, पहनकर रब से रुबिडियम, सरस घिलाई। इस सरस में दो शब्द छिपे पड़े हैं, SRAS, और घी लेके आएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है, घी तो लेके आएगी। तो आलसी गाय निक्कर पहनकर रब से सरस घी लाई, इनको बेनिफिशियल में डाला जाता है। एक तो आलसी गाय, एक उसने निक्कर पहना। वैसे भी आपको पता है अजीब चीजें ज्यादा याद रहती है, अजीब चीजें ज्यादा याद रहती है, जो अजीब होती है ना वो ज्यादा याद रहती है। जैसे मैंने एक आदमी को देखा, उसके ना यहां पर दो पैर निकले हुए थे, मैंने आज तक नहीं भूला, उसको बचपन में देखा था, उसके यहां दो पैर थे। तो अजीब चीजें ज्यादा याद रहती है, तो इसको अजीब बनाने की कोशिश की है हम लोगों ने, मतलब क्लास में बनाई थी सारी ट्रिक्स। तो आलसी गाय निक्कर पहनकर रब से सरस घी लाई, अजीब चीजें ज्यादा याद रहती है। तो आलसी गाय निक्कर पहनकर, है ना भाई, हाँ, रब से सरस घी लाई। मुझे लग रहा है याद हो गया। ये सारे के सारे बेनिफिशियल में डाले हुए हैं बुक्स के अंदर, ये पूरे के पूरे न्यूट्रिएंट्स क्या है भाई, बेनिफिशियल में डाले हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये काफी सारे, हाँ, सोडियम को भी डाला हुआ है, इसको भी डाला हुआ है, काफी सारे, है ना, अलग अलग बुक्स में अलग अलग बातें चलती है। तो ये यहां से हम लोग एक ग्रुप को पूरा कर चुके हैं। क्लासिफिकेशन नंबर 1 को हमने यहां पूरा कर दिया है। सीधा ले चलता हूं क्लासिफिकेशन नंबर 2 पे, और वो हम करने वाले किसके आधार पे, वो करेंगे पोषक तत्वों के कार्य के आधार पे। ठीक है भाई, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस इन द प्लांट्स। तो क्लासिफिकेशन नंबर 2, उनके नंबर 1 2 3 वैसे डाल लेना, किसके ऊपर, बेस्ड ऑन द फंक्शंस इन प्लांट्स, बेस्ड ऑन द फंक्शंस इन द प्लांट्स, या यूं कह दो पादप में कार्य के आधार पर। कौन सा पोषक तत्व पौधे में कौन सा काम करता है, उसके आधार पर। ठीक है भाई, उसके आधार पर लेते हैं। तो सबसे पहला हम लेने जा रहे हैं नंबर 1, और वो है आधारीय तत्व या बेसिक एलिमेंट। ये नंबर ऐसे डाल लेना, उसमें बाकी भी ऊपर वाले में ऐसे ये वाला नंबर डालना, आधारीय, या इनको बोलते हैं बेसिक न्यूट्रिएंट्स। पोषक तत्व कह दो, न्यूट्रिएंट्स कह दो। और आधारीय कौन होते, जो ढांचा बनाते हैं, जो पादप संरचना का आधार है। ये कौन से होंगे भाई, जो प्लांट का स्ट्रक्चर बनाते हैं, पादप संरचना का आधार बोले तो बेस फॉर प्लांट स्ट्रक्चर या बेसिक एलिमेंट, बेस फॉर प्लांट स्ट्रक्चर। ये लगभग 94 to 95% यही पौधे का पार्ट होते हैं, 95% तक पादप का भाग। तो इट इज फाउंड
95%, अप टू 95% इन द प्लांट। और ये आएंगे कौन? CHO, बेसिक होवे CHO, बेसिक होवे CHO, बेसिक होवे CHO, बेसिक होवे CHO। राइट है? हाँ, 94, 95 नो प्रॉब्लम, अप टू 95 बताया मैंने, है ना, 94 to 95 नो प्रॉब्लम, दिक्कत ना है। राइट है? नंबर 2 दूसरा ले लो, सेकंड वाला, और यह संरचनात्मक एवं ऊर्जा नियामक, बोले तो स्ट्रक्चरल एंड एनर्जी कैरियर। स्ट्रक्चरल एंड एनर्जी कैरियर, एनर्जी कैरियर हिंदी विच संरचनात्मक एवं ऊर्जा नियामक, या एनर्जी रेगुलेटर कर दो, नियामक है तो रेगुलेटर कर दो। हिंदी विच संरचनात्मक व ऊर्जा नियामक, ऊर्जा को भी नियमित रखते हैं, संरचनाएं बढ़ाते हैं। यहां पर आएगा, हाँ, तीनों काम करने वाले, तीनों कौन कौन से? ऊर्जा को मेंटेन भी करते हो, क्या क्या काम करते हैं? एक तो ये संरचना बढ़ाते हैं, स्ट्रक्चरल हो गए तो संरचना बढ़वाई लो, एक बात। ऊर्जा संग्रह करवाई लो, एनर्जी स्टोरेज करते हैं, ऊर्जा संग्रह। और तीसरा स्थानांतरण करते हैं बेटा, ट्रांसलोकेशन भी करते हैं, स्थानांतरण, ये तीनों काम करते हैं। और यहां पर क्या होगा? CHO तो आएगा ही, नो डाउट, CHO आएगा ही, साथ में NPS और जुड़ जाएगा, है ना भाई? CHO, NPS। तो नया देखो, संरचना आ गई तो CHO आएगा, सीधी बात है भाई, संरचना तो आएगी तो CHO आएगा, ऊपर भी आया था, और 3 और जुड़ गए, NPS। राइट है? तो इनको बोलते हैं स्ट्रक्चरल और एनर्जी रेगुलेटर या संरचनात्मक व ऊर्जा नियामक। मुझे लगता कुछ याद करने में दिक्कत है। CHO, NPS, CHO, NPS। ठीक है भाई? इंग्लिश टीम, अच्छा, टर्म अच्छी जी, धन्यवाद राहुल जी। इंग्लिश तो बहुत अच्छी टर्म होती है, धीरे धीरे आपकी आदत पड़ गई ना। ठीक है भाई, थर्ड पे ले लेते हैं, ग्रुप नंबर 3, ये तो याद हो गया होगा सभी को। संरचना बनावे, ये तो ऊर्जा ने भगावे, मतलब एक जगह से दूसरी ले जावे, कहलावे CHO, NPS, याद मने तो हो गयो रे। राइट है भाई? चलिए नेक्स्ट पे ले चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, वो पॉइंट नंबर 3, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3। और ये रेगुलेटर, मतलब उपापचय क्रियाओं के रेगुलेटर, और साथ साथ में कैरियर भी, मेटाबॉलिक रेगुलेटर, एंड मेटाबॉलिक रेगुलेटर एंड कैरियर एलिमेंट्स। मेटाबॉलिक रेगुलेटर एंड कैरियर एलिमेंट्स। राइट है? हिंदी कर लेते हैं भाई, हिंदी में बोलते हैं उपापचय नियंत्रक और आयन वाहक। उपापचय नियंत्रक। क्या सभी मिनरल्स इनऑर्गेनिक होते हैं क्या? हाँ, सारे इनऑर्गेनिक होते हैं। अकेला रहेगा तो सारे इनऑर्गेनिक है बेटा, लेकिन अगर किसी की स्ट्रक्चर बढ़ा लेते हैं, किसी में प्रोटीन में चले गए, ऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो गए, नाइट्रोजन बाहर रहेगी, नाइट्रेट रहेगी, अमोनियम रहेगी, तो इनऑर्गेनिक है। लेकिन जैसे प्लांट में जाके प्रोटीन बन जाएगी तो ऑर्गेनिक है वो, ऐसे होता है इनमें। ठीक है? उपापचय नियंत्रक, साथ साथ ही दूसरा क्या पता है? आयन वाहक। आयन वाहक जब तक बाहर है तब तक तो ऑर्गेनिक है, जैसे जाके किसी का पार्ट बन गए दैट विल बी वो, तब फिर बाहर तो इनऑर्गेनिक है, अंदर घुसते ही अगर किसी का पार्ट बन गए तो सारे के सारे ऑर्गेनिक है। कार्बन दुनिया में आज तक अकेला कार्बन कभी ऑर्गेनिक नहीं होता है। अकेला CO2 ही कभी ऑर्गेनिक नहीं होती है। CO2 कभी ऑर्गेनिक नहीं होती भाई, इनऑर्गेनिक होती है।
ऑर्गेनिक के लिए हाइड्रोकार्बन वर्ड आता है, जिसमें कार्बन भी आएगी। उस हाइड्रोकार्बन के जो व्युत्पन्न होते हैं वो ऑर्गेनिक होंगे, अकेला कार्बन कभी ऑर्गेनिक नहीं होता है। ठीक है दोस्त, चलिए। तो उपापचय नियंत्रक और आयन वाहक ये कौन कौन से होंगे? ये आएंगे एक तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम, CaMgK, CaMgK, मेटाबॉलिक CaMgK, कैरियर CaMgK, मेटाबॉलिक CaMgK, कैरियर। ये कैरियर भी है, रेगुलेटर भी है, मेटाबॉलिक रेगुलेटर भी है। चलिए क्वेश्चन 4th नंबर पे आ जाते हैं। CaMgK, मेटाबॉलिक CaMgK, कैरियर CaMgK, मेटाबॉलिक CaMgK, कैरियर। अब लेते हैं एंजाइम उत्प्रेरक, नंबर 4। एंजाइम उत्प्रेरक, एंजाइमेटिक कैटलिस्ट, एंजाइम उत्प्रेरक CaMgK, मेटाबॉलिक CaMgK, कैरियर। राइट है भाई। संरचना में सिर्फ भाई साहब वो आपने लिख दिया तो थोड़ी भाई NPS ही रहेगा, आप उसको चेंज कर लेना, वो जरूरी नहीं है। वो किताब लिखने वाला आदमी था, कोई भगवान नहीं था। राइट है, स्ट्रक्चर और दोनों में ये सारे आएंगे। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट पे चलते हैं एंजाइम उत्प्रेरक। एंजाइमों में आपने कभी पढ़ा होगा एंजाइम, एंजाइम बहुत बार आपने पढ़े होंगे। एंजाइम भैया मेनली प्रोटीन के बने होते हैं। थोड़ा सा मैं एंजाइम के बारे में बता देता हूं आपको। एंजाइम 2 प्रकार के आते हैं। एंजाइम अक्सर आपने नाम सुना होगा किताबों में, है ना, गुरुजी के मुंह से, है ना, बायोलॉजी में, एग्रीकल्चर में, केमिस्ट्री में, लॉट ऑफ टाइम्स यू हैव स्टडीड अबाउट या यू हैव लर्न्ड अबाउट एंजाइम, लॉट ऑफ टाइम। राइट है। अब होते क्या है, देखो एंजाइम हमारी एक तो बॉडी है ना, बॉडी में जो भी फंक्शन चल रहे होते हैं, हाँ बायो कैटलिस्ट है। हमारी बॉडी में जो भी फंक्शन चल रहे हैं, प्लांट्स की बॉडी में जो फंक्शन चल रहे हैं, वो सारे के सारे किसी एक कैटलिस्ट के द्वारा ना, कम से कम एक कैटलिस्ट के द्वारा वो सारे के सारे कंट्रोल होते हैं। एक उत्प्रेरक के द्वारा वो सारे के सारे ना चलते हैं, और उसी बायो कैटलिस्ट को, उसी कैटलिस्ट को या उत्प्रेरक को कहते हैं एंजाइम। तो एंजाइम वास्तव में क्या होते हैं? ये सारे के सारे बायो कैटलिस्ट होते हैं। सारे के सारे क्या होते हैं भाई? बायो कैटलिस्ट होते हैं। मतलब हमारी बॉडी में ये उपापचयी क्रियाएं जो चल रही है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रही है, रिएक्शन चल रही है ना, उन सबके लिए क्या ये उत्प्रेरक का काम करते हैं। इनको बोलते हैं बायो कैटलिस्ट। बायो कैटलिस्ट अब ये 2 प्रकार के होते हैं। कभी कभी हम पढ़ते हैं सिंपल एंजाइम, सिंपल एंजाइम, और कभी कभी एक एंजाइम आता है कंजुगेटेड, कंजुगेटेड एंजाइम, या उसको बोलते हैं होलो एंजाइम, या उसको बोलते हैं होलो। होलो तो होलो का ही फर्क पड़ रहा है, वो आपकी जगह से, वो अलग बात है। होलो है ना, ये होलो, होलो बोले तो कंप्लीट। ये सिंपल एंजाइम है ना, ये बेटा केवल प्रोटीन के बने होते हैं। ये किसके बने होते हैं? केवल केवल प्रोटीन के होते हैं। सिंपल एंजाइम रे केवल बन्यो प्रोटीन, ओनली प्रोटीन सुबन्यो रे, केवल प्रोटीन के होते हैं। लेकिन कंजुगेटेड जो होते हैं ना, कंजुगेटेड कह दो या होलो एंजाइम कह दो, इनके 2 पार्ट्स होते हैं। ये 2 प्रकार से बनते हैं। एक होता है प्रोटीन वाला भाग, प्रोटीन भाग होता है इसके अंदर। एक होता है नॉन प्रोटीनिशियस यानी अप्रोटीनीय भाग। ठीक है भाई। अब ये प्रोटीन वाला जो पार्ट है, प्रोटीन वाले पार्ट को बोलते हैं एपो एंजाइम। एंजाइम का प्रोटीन वाला भाग कहलाता ही एपो एंजाइम। सपोज ये कोई एंजाइम है, ये कोई एंजाइम है, इसका ये प्रोटीन वाला भाग है, और ये मान लेते हैं कि ये नॉन प्रोटीन वाला पार्ट है, ये वाला। तो ये प्रोटीन वाला जो पार्ट है, प्रोटीन, इसको तो क्या बोलोगे आप? इसको बोलेंगे एपो एंजाइम, एपो एंजाइम, एपो एंजाइम, एपो एंजाइम। और जो नॉन प्रोटीन वाला पार्ट है, ये बिना प्रोटीन का भाग है, प्रोटीन रहित है, इसको क्या बोलोगे आप? इसको बोलोगे आप प्रोस्थेटिक ग्रुप।
प्रोस्थेटिक, है ना, ग्रुप समूह, ये बोल दोगे आप। और ये जब पूरा मिलेगा ना दोनों, तो बन जाएगा होलो एंजाइम या कंजुगेटेड एंजाइम। राइट है भाई। अब ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है ना, इसको फिर आगे ग्रुप में डिवाइड किया गया, कभी एंजाइम में मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो इसके अंदर ना ये एलिमेंट्स पाए जाते हैं, कुछ तत्व पाए जाते हैं, लाइक लोहा है, किसी एंजाइम में लोहा है, किसी में कॉपर है, किसी में मैंगनीज है, किसी में जिंक है ना, एंजाइम में भी पाए जाते हैं ये सारे के सारे। और एंजाइम, हाँ, उनको कोफैक्टर, है ना, कोफैक्टर या इस तरह से ना बोल देते हैं उनको। प्रोस्थेटिक ग्रुप आगे चल के उनको फिर डिवाइड किया हुआ है, कोफैक्टर, प्रोस्थेटिक ग्रुप, पर इस तरह से आगे बांटा हुआ है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। मेटल्स कह दो या न्यूट्रिएंट्स कह दो, प्लांट के हिसाब से कहे तो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सारे के सारे। तो कुछ न्यूट्रिएंट्स भी इनके अंदर पाए, मतलब जरूरी होते हैं एंजाइम्स में। और हाँ, मिनरल्स कह दो उनको, ये सारे पाए जाते हैं। और उन मिनरल्स का मैं नाम बता रहा हूं कौन कौन है जो एंजाइम में काम आते हैं। अभी जो अपना ग्रुप चल रहा था, ग्रुप नंबर 4, एंजाइम उत्प्रेरक। एंजाइम कैटलिस्ट, भाई एंजाइम हमारी बॉडी के उत्प्रेरक है, लेकिन जो आयन है ना, ये एंजाइम के लिए उत्प्रेरक है। एंजाइम में अगर ये है तो काम होगा, नहीं तो एंजाइम काम नहीं करेगा, ऐसे होता है। हम पढ़ लेंगे भाई, प्रोस्थेटिक ग्रुप पर कोफैक्टर, को एंजाइम, मैंने एक बेसिक बताया आपको। तो ये कौन कौन से? इसमें एक तो आपका फेकू आवेगा, मंजन भी आवेगा, बम्मो भी, बस निकल नहीं आएगा, उसकी जगह आएगा नकल। नकल आएगा, नकल, ये बदला है। फेकू, मंजन, बम, उधर निकल आ रहा था, NiCl आ रहा था, इस बार यहां पर आ रहा है NCl। कोई पूछे एंजाइम में क्या क्या मिलेगा, तो वही फेको फेको फेको, मंजन, बम्बो, लेकिन फिर नकल, निकल नहीं आएगा। राइट है भाई, निकल नहीं आएगा, वहां पर आएगा नकल। तो फेकू, मंजन, बम्बो, नकल, ये सारे एंजाइम उत्प्रेरक होते हैं। एंजाइम उत्प्रेरक होते हैं, एंजाइम उत्प्रेरक होते हैं, एंजाइम। हाँ, वो लूजली अटैच्ड वो ना, वो हो जाएगा भाई, वीरेंद्र भाई हो जाएगा, कर देंगे उसको ना, लूजली अटैच भी कर देंगे। जब आपको एंजाइम पढ़ाएंगे तो बता देंगे सारे के सारे। ठीक है भाई। तो फेकू, मंजन, बम्बो, नकल। नकल बोले तो यहां पर क्या आ गया? नाइट्रोजन। जबकि हमारे जो है ना माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या आ रहा था, है ना, इसमें भी ये बी है ना, बी, ये बहुत कम मिलता है एंजाइम्स में, है ना, ये लीस्ट है, मतलब न के बराबर ही मिलता है। ज्यादातर बोरोन को जो है ना ऐसा मानते हैं कि बोरोन ही एकमात्र ऐसा तत्व है जिसका किसी एंजाइम से, है ना, संबंध नहीं होता है। एंजाइम संबंध नहीं होता, तो ये न के बराबर है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं काम आ ही जाता है। इसलिए फेको, मंजन, बामोया, निकल। चलिए ग्रुप नंबर 5 पे चलते हैं, मुझे लग रहा है याद होते चले जा रहे हैं आपको। और ये आ गया 5 नंबर का ग्रुप। भाई समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है? एक बार लिख डाले, जिन बच्चों को लग रहा है कि हाँ मजा आ गया मुझे, वो PSA लिख डाले। भाई PSA का मतलब यहां पर होता है परफेक्ट समझ में आ गया। PSA शॉर्ट बना रखा है, इतना लंबा चौड़ा कौन लिखे, तो परफेक्ट समझ में आ गया, PSA लिख देते हैं बच्चे, ताकि मुझे पता रहे कि समझ में आ रहा है। ठीक है भाई। तो 5th नंबर जो है ना आपके स्क्रीन पे है, 5th वाला वर्गीकरण, और ये है फ्रेमवर्क एलिमेंट। या न्यूट्रिएंट कह दो, फ्रेमवर्क एलिमेंट। अच्छा, वेरी भी लगा रहे, धन्यवाद भाई। फ्रेमवर्क जो कोशिका भित्ति बनाने वाले कार्बोहाइड्रेट होते हैं, सेल वॉल, इसको हिंदी में भी बोलते हैं फ्रेमवर्क तत्व। हिंदी में भी कुछ बना नहीं इसके लिए वर्ड, तो उन्होंने फिर हिंदी भी इसी की बना दी, बोला इनको आप कहो फ्रेमवर्क पोषक तत्व या फ्रेमवर्क तत्व। देखो तत्व और पोषक तत्व में फर्क होता है। तत्व तो सारे के सारे, पोषक तत्व वही है जो 3 बातों पे खड़े उतरते हैं या 2 बातों पे खड़े उतरते हैं, है ना, वही आएंगे। तो फ्रेमवर्क कौन से होंगे? जो सेल वाल का ढांचा बढ़ाते हैं, स्ट्रक्चर बढ़ाते हैं। तो कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति में जो कार्बोहाइड्रेट है, उनके कंपोनेंट होते हैं। कोशिका भित्ति के जो कार्बोहाइड्रेट उनके कंपोनेंट होते हैं, लाइक
कोशिका भित्ति इंग्लिश में कहते हैं सेल वॉल। तो इट इज द कंपोनेंट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इन सेल वॉल, कंपोनेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन सेल वॉल, राइट है भाई। और सेल वॉल आपको पता किसकी बनी होती है, मेनली बनी होती है सेलुलोज, बेते सेलुलोज, बेते सेलुलोज, बेते सेलुलोज। बच्चे याद ही ऐसे करते हैं, बेते सेलुलोज, बेते सेलुलोज, बेते सेलुलोज। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज। लेकिन अकेला सेलुलोज नहीं होता, उसके साथ साथ ना हेमी सेलुलोज भी होता है, हेमी सेलुलोज, ठीक है भाई। तो सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, इसके साथ साथ ही लिग्निन होता है, पेक्टिन होता है, ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट है। सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, लिग्निन, पेक्टिन, ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट है। और इनके अंदर जो तत्व मिलेंगे उनको बोलेंगे फ्रेमवर्क एलिमेंट। और फ्रेमवर्क एलिमेंट इनके पता आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है क्या है, CHO, CHO, CHO। तो विच वन इज फ्रेमवर्क एलिमेंट, CHO, CHO, राइट है, CHO। तो कोशिका तत्व बनाने, वो कोशिका की भित्ति के अवयव बनाने वाले या कार्बोहाइड्रेट बनाने वाले कौन, बोला सर CHO, CHO, CHO। एग्जाम्पल क्या हो गया उनका, CHO, राइट है। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं, अगला ग्रुप ले लेते हैं, और ग्रुप नंबर 6 प्रोटोप्लाज्मिक तत्व। बोले इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्मिक, हिंदी में जीवद्रवी कह दो भाई, जीवद्रवी तत्व। बाकी तो प्रोटोप्लाज्मिक है ही, प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट्स जो प्रोटोप्लाज्म में रहते हैं। आई थिंक प्रोटोप्लाज्म हर बच्चा जानता है, या नहीं जानता तो बता देते भाई, क्या बुराई है, जानते कि नहीं जानते उससे क्या फर्क पड़ता है, सीखना चाहिए ना आदमी को। ये हो गया न्यूक्लियस, केंद्रक, 2 झिल्ली वाला होता है ना, डबल मेम्ब्रेन होता है। तो इसके अंदर जो भरा होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस में जो पाया जाता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियो, न्यूक्लियो प्लाज्म, प्लाज्म हिंदी में कहवे केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य। इसके बाद ये जो बीच वाला पार्ट है ना, ये वाला दिस वन, ये वाला, ओ भाई रुक जा यार, ये वाला, ये भरा हुआ, ये वाला, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच में जो माल भरा होता है ना भाई, ये वाला, ये पूरा, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, जीबी गाल्जी काय है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो मैं कलर कर रहा हूं ना, ये वाला, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म है जो आपको ब्लू दिख रहा है, ब्लू है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। बीच में इसके न्यूक्लियोप्लाज्म, पूरे को मिला के कह दो आप तो एकदम प्रोटोप्लाज्म। सारे को मिला के, सारे किस को, न्यूक्लियोप्लाज्म को बोले तो केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। केंद्रक द्रव्य प्लस कोशिका द्रव्य बराबर जीव द्रव्य, केंद्रक द्रव्य प्लस कोशिका द्रव्य बराबर जीव द्रव्य। इस जीव द्रव्य में क्या क्या होता है, इसमें तो सब होता है। इसमें तो कार्बोहाइड्रेट का भंडार भरा हो राजा, प्रोटीन का भंडार भरा, लिपिड का भंडार भरा है ना भाई, विटामिन का भंडार भरा है ना, सारे के सारे भरे होते हैं। लेकिन इसको बनाने वाले जो तत्व है ना भाई, हाँ बनाने वाले को, तो न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म कौन बनावेगा, CHONPS, CHONPS। इसमें आएंगे CHONPS। मारो प्रोटोप्लाज्म बनवा दो ये, CHONPS। मारो प्रोटोप्लाज्म बनवा दो ये, CHONPS। मारो प्रोटोप्लाज्म बनवा दो ये। जीव द्रव्य भाई, जीव द्रव्य हो गया ना, ये कौन सा, केंद्रक द्रव्य, ये कोशिका द्रव्य बराबर जीव द्रव्य। तो मारो प्रोटोप्लाज्म बनवा दो ये,
CHONPS मारो प्रोटोप्लाज्म बनवा दो ये CHONPS। ठीक है भाई, याद हो गया मुझे। तो अब चलते हैं बैलेंसिंग। कुछ ऐसे होते हैं जिनको बैलेंसिंग या एंटागोनिस्टिक बोलते हैं। नंबर कितने पे आ गए? 7। बैलेंसिंग या एंटागोनिस्टिक, हिंदी में बोले तो संतुलनकारी। कौन सा कारी? संतुलनकारी। संतुलनकारी या संतुलनकारी कह दो, बैलेंस रखने वाले। ये क्या करते हैं? ये आयनों का बैलेंस रखते हैं, विषाक्तता दूर करते हैं। जैसे मान लो क्लोराइड ज्यादा हो गया है ना, तो Na चला गया, NaCl बन गया, थोड़ा सा राहत मिल जाएगी। तो ये काफी सारे होते हैं जो बैलेंस रखते हैं, और यहाँ बैलेंस वाले काफी सारे हैं। मैं आपको बताता हूँ, मतलब काफी सारे का मतलब 2-3 है। बैलेंस समझ में आ गया क्या? बैलेंस क्या होता है? जो आयनों को ना बैलेंस रखते हैं, उनकी टॉक्सिसिटी को दूर करते हैं। थोड़ा सा मैं इसके बारे में लिख ही देता हूं, मुझे लग रहा है शायद दिक्कत आ सकती है। तो आयनों का संतुलन करके, आयनों का संतुलन, आयनों का संतुलन करके उनका विषाक्त प्रभाव दूर कर देते हैं, उनका टॉक्सिक इफेक्ट दूर कर देंगे। विषाक्त क्या हो गया? टॉक्सिक प्रभाव दूर करते हैं। टॉक्सिक इफेक्ट उनका कम कर देंगे। राइट है भाई? एक तो CA, ये CA, MgK के, ये तीनों ऐसे हैं भाई, कोई भी है ना तत्व है, उसकी मात्रा ज्यादा हो रही है, उसको बैलेंस करेंगे और उसके जहरीलेपन को कर देंगे 2। CaMgK बैलेंसिंग, 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 CaMgK बैलेंसिंग। नेक्स्ट आ गया नंबर 8, और यह है ओस्मो रेगुलेशन करने वाले, परासरण सांद्रता बनाए रखने वाले। ऑस्मो रेगुलेटर्स इन इंग्लिश। ऑस्मो रेगुलेटर्स ये क्या करते हैं? कोशिका रस में जो है ना घुले रहते हैं, सेल शेप में घुले रहते हैं। कोशिका रस जानते होंगे, मेनली रिक्तिकाओं में भरा होता है। तो ये कोशिका रस बोले तो सेल शेप में घुले रहते हैं, और साथ साथ क्या करते हैं? कोशिका की पीएच को भी मेंटेन रखते हैं। कोशिका की पीएच को बनाए रखते हैं। ये कोई से भी हो सकते हैं, ये तो कोई भी हो सकता है भाई, कोई भी बैलेंस कर सकता है। जैसे पोटेशियम ज्यादा हो गया, Cl चला गया, Cl ज्यादा हो गया, Na चला गया। इसके एग्जाम्पल की जरूरत नहीं होती है, कोई भी गुलने वाला हो सकता है, कोई भी सोल्यूबल। और गुलने वाला किसको बोलते हैं? गुलने वाला उसको बोलते हैं भाई साहब, डालते ही जो अपने आयनों में टूट जाता है वो गुलने वाला है। टूट गो आयनों में घुल जावे गो, इसलिए कोई भी हो सकते हैं ओस्मो रेगुलेटर। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर 9 पे आ गए। इस ग्रुप का लास्ट पॉइंट है ये, इस ग्रुप का, अभी पूरों का नहीं है भाई, नंबर 9, और यह है कोशिका झिल्ली की पारगम्यता बनाए रखने के लिए, फॉर सेल मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, फॉर सेल मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी। कोशिका भित्ति की पारगम्यता बनाए रखने के लिए, हिंदी भाषा के बच्चों के लिए कोशिका झिल्ली, भित्ति नहीं, कोशिका झिल्ली की
पारगम्यता बनाए रखने वाले। तो याद कर लेना एक ही बात, हाँ, रेस्पॉन्सिबल फॉर परमेबिलिटी इन सेल मेम्ब्रेन, राइट है, हाँ बिल्कुल परफेक्ट लिखा बेटा। जो एक संयोजकता वाले थे, मोनोवेलेंट आयन, एक संयोजी है ना, मोनोवेलेंट, जिनकी वैलेंसी एक ही होती है, जैसे आपका पोटेशियम है ना, जिनकी ये यहां पर एक ही आता है, सोडियम, ये वाले इस तरह के जो आयन होते हैं ना, जिनकी वैलेंसी एक ही होती है, 1+1 होती है, ये सारे के सारे इंक्रीज करते हैं पारगम्यता को, इंक्रीजेस परमेबिलिटी। पारगम्यता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। जिनकी संयोजकता एक है, जिनकी संयोजकता वैलेंसी +1 है ऊपर, वो तो सारे इंक्रीज करते हैं भाई, वो तो बढ़ाते हैं। और जिनकी वैलेंसी 2 है, लाइक कैल्शियम Ca+2, Mg+2, ये क्या करेंगे, ये पारगम्यता को कम करते हैं। तो पारगम्यता बढ़ा दो, ये एक संयोजी आयन थे तो पारगम्यता बढ़वा लो, ये मोनोवेलेंट आयन थे तो पारगम्यता घटवा लो, ये बाईवेलेंट आयन एक संयोजकता वाले पारगम्यता को बढ़ाते और 2 वाले कर देते हैं कम। पारगम्यता तो जानते हो, परमेबिलिटी तो जानते हो, पारगम्यता परमेबिलिटी, होती क्या है, बोला सर बढ़ाते हैं, बोला क्या बढ़ाते हैं, बोला पारगम्यता, बोला पारगम्यता क्या होती है, पता नहीं, तो फिर तो पारगम्यता क्या भाई, पारगम्यता का मतलब होता है, यूं कह सकते हैं भाई, जिसमें से होके ना सोलवेंट या सोल्यूट चला जाए, इस तरह से बोलते हैं। इसको बांटते हैं 4 ग्रुप में। एक तो होता है अपारगम्य, अपारगम्य बोले तो इम्परमिएबल, एक होता है पारगम्य बोले तो परमिएबल, एक होता है अर्धपारगम्य सेमी परमिएबल, एक होता है चयनात्मक पारगम्य या विभेदकीय पारगम्य। चयनात्मक पारगम्य या विभेदकीय बोल देते हैं, समटाइम इंग्लिश में विभेदकीय वर्ड भी बोलते हैं, है ना भाई। और इंग्लिश में बोलेंगे सेलेक्टिवली, सेलेक्टिवली परमिएबल, आयनों को सेल मेम्ब्रेन में दोनों घुल जाने वो। चलो मैं बताता हूं बेटा, सेलेक्टिवली परमिएबल, ये वर्ड 4 वर्ड आते हैं। अब इन चारों में देखो क्या फर्क होता है, मुझे लग रहा है शायद आप कंसेप्ट बढ़िया क्लियर कर लेंगे आज। और ये चारों में देखो क्या फर्क होता है, एक यहां पर लिख देते हैं अपन विलायक, वो जल भी हो सकता है, इंग्लिश में उसको बोलते हैं सोलवेंट। एक देते हैं विले, सोल्यूट, ठीक है भाई। एक तो विलायक हो गया, जैसे आपने चीनी ना पानी में घोली तो पानी क्या हो गया, विलायक हूं मैं, घोलता सबको हूं। एक्चुअली विलायक जो कहते हैं ना, वो ज्यादा मात्रा में होता है, उसको बोलते हैं। एक विलियन, इन दोनों को मिलाने पे क्या बनेगा, इन दोनों को अगर आप मिला देते हैं ना, इनको, इन दोनों को, तो बन जाता है विलियन, विलयन, सॉल्यूशन, है ना भाई। क्लियर है, वीरेंद्र भाई कह रहे हैं मेरा तो क्लियर है। विलायक हूं मैं, घोलता हूं सभी को। अब इनमें से किसको क्या बोलोगे, आपने कहा भाई अपारगम्य, ना तो विलायक जा सकता है, नो एंट्री, विलायक की भी नो एंट्री, कोई भी झिल्ली है, कोई भी लेयर है, अगर उसमें से विलायक भी नहीं जा सकता और विलय भी नहीं जा सकता,
उसको बोलते हैं अपारगम्य। यस, सोलवेंट इज मोर इन सॉल्यूशन, जो विलयन होता है उसमें ज्यादा मात्रा में होता है उसको विलायक कहते हैं, है ना। सोलवेंट कहते हैं जो कम होता है, चीनी कम होती है उसको विलेय या सोल्यूट कहते हैं। फिर आ गया पारगम्य, कोई जाओ दिक्कत ही ना है, विलायक भी जाओ विलेय भी जाओ, कहलावे परमिएबल पारगम्य कहलावे रे। राइट है। अब आ जाओ अर्ध पारगम्य, सेमी परमिएबल, इसमें से विलायक गो बट विलेय नो, नेवर, नो नो। ठीक है भाई। उसके बाद जाओ चयनात्मक, चयनात्मक में विलायक गो, गो विलायक गो, पकड़े आ रही है, विलायक गो बट विलेय केवल सेलेक्टेड, सेलेक्टेड। जैसे आपकी जो कोशिका झिल्ली होती है ना, जनरली जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो ये वाली होती है, कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। वो पानी को मना नहीं करती, पानी आओ पानी जाओ, किसी पास की जरूरत नहीं है, पानी को कोई एंट्री पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन अपारगम्य में कोई नहीं जा सकता, पारगम्य में दोनों जा सकते हैं। अर्धपारगम्य में विलायक जाओ विलेय नहीं जाएगा, और चयनात्मक में विलायक जाता है लेकिन विलेय के सिलेक्टेड पार्टिकल्स जाते हैं भाई। और ये मेंटेन कौन करता है, इनको जाना आना। अच्छा, इनके एग्जाम्पल भी ले हो तो ये जो काइटिनस क्यूटिकल होती है, कीटों के ऊपर, इंसेक्ट के ऊपर जो काइटिनस क्यूटिकल पाई जाती है ना, वो किसी को नहीं जाने देती, उनमें से न पानी निकल सकता है, न कीट में से पानी बाहर नहीं निकलता। तो यहां पर जो आ जाएगा वो काइटिनस क्यूटिकल प्रेजेंट ऑन द इंसेक्ट, ये आ जाएगा। उसके बाद पारगम्य में कौन होती है, भित्ति, कौन सी वाली, सेलुलोज वाली। अगर कोई भित्ति सेलुलोज से बनी है, सेलुलोज की भित्ति, तो वो होती है पारगम्य, कोई आओ कोई जाओ। इसके बाद में देखो अर्धपारगम्य में कौन होते हैं, कई सारी झिल्लियां भी आती है, कई सारे पार्चमेंट पेपर वगैरह वो भी आते हैं। तो उनमें से केवल कौन जा सकता है, विलायक जा सकता है, विलेय नहीं जा सकता। और ये आपकी झिल्ली होगी। कुछ एग्जाम्पल है, बाकी तो कभी हम प्लांट फिजियोलॉजी में इनको डिटेल पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है दोस्त, चलिए सीधा ले चलता हूं। तो मुझे लग रहा है एक क्लासिफिकेशन फिर से हम पूरा कर चुके हैं। अब ले लेते हैं क्लासिफिकेशन नंबर 3। समझ में तो आ रहा है भाई। 3 पे आ जाते हैं। 3 और 3 है उनकी मोबिलिटी के आधार पे, बेस्ड ऑन द मोबिलिटी इन प्लांट्स, बेस्ड ऑन मोबिलिटी इन प्लांट्स। मोबिलिटी इन प्लांट्स, राइट। मतलब पौधों में, पादपों में गतिशीलता, गतिशीलता, गतिशीलता के आधार पर तो किसी को भगा देते, किसी को धीरे धीरे चलाते, धीरे धीरे चाल मारा सांवरिया भगा में उलझ गया कांटरिया, तो भगाते, आओ भगाए। अत्यधिक गतिशील, हाईली मोबाइल, हाईली मोबाइल, है ना भाई, अत्यधिक गतिशील। ये बड़े काम के भाई जो अभी बता रहा हूं अब, क्योंकि इनसे करेक्टर डिसाइड होंगे कि कहां दिखेंगे वो लक्षण, दिखेंगे कहां, कमी के लक्षण पहले कहां दिखेंगे वो यही डिसाइड होंगे। तो यहां पर एक तो आएगा एनपीके, एमजी, 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 एनपीके, एमजी, एमओ, एमओ, सीएल, सीएल, जेडएल। देखो एक तो आता है एनपीके, एनपीके, एमजी, एमओ, सीएल। एनपीके बहुत स्पीड से भगते हैं, है ना, रुके ना, जैसे प्लांट में घुसते टियाऊ ऊपर चले जाते हैं, टियाऊ स्पीड से। फिर एमजी, भागले रे भागले, एनपीके, एमजी, एमओसीएल, भागले रे भागले, एनपीके, एमजी, है ना भाई, भाग गए भाई ये तो, भाग गए। अन याद क्या करे, एनपीके,
हाँ, मंगा मोकड़ा लिख लो, NPK, इसको कह दो मंगा, अन कह दो मोकड़ा। हमारे ना मारवाड़ी मोकड़ा बोला है, मोकड़ा मतलब खूब सारा। NPK मंगा मोकड़ा, भाग जासी 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 सारा। NPK मंगा मोकड़ा, मोकड़ा जानो, मोकला मीन्स बहुत सारे। तो NPK मंगा मोकड़ा, भाग जासी सारा। NPK मंगा मोकड़ा, भाग जासी सारा। आज याद हो गया तो मजे हो गए भाई। NPK MG मीडियम में कब से लाने लग गया भाई? कहां से पढ़ रहा है तू? कौन सी किताब पढ़ रहा है? MG तो शुरुआत से स्पीड से भग रहा है, बचपन से ही टाबर पढ़ा तो सोचो ना, जब सुई भागो शुरू कर दियो। NPK MG है ना, NPK मंगा मोकड़ा। हैव यू हियर्ड अबाउट द मोकड़ा? आई थिंक आपके नहीं बोलते होंगे, हमारे तो ना बहुत बोला है मोकड़ा। भाई क्या कहीं गेहूं किता हुआ, बोला मोकड़ा हुआ। बोला पूड़ा कता हुआ, जी मोकड़ा हुआ। घर पे घर वाले, अजी सारा ही मोकड़ा है, मतलब ठीक है ना ऐसे। तो NPK मंगा मोकड़ा, सारा ही भाग जासी। NPK मंगा मोकड़ा, सारा ही भाग जासी। सारा ही भाग जासी, सारा ही भाग जासी। NPK मंगा मोकड़ा, सारा ही भाग जासी। NPK मंगा मोकड़ा, सारा ही भाग जावे। यूं बोल दो, मोकला बोले तो बहुत सारे, राधे श्याम जी बहुत सारे हो गए ना। NPK मंगा मोकड़ा, सारा ही भाग जासी। NPK मंगा मोकड़ा, सारा ही भाग जासी। वैसे तो इनमें ZN भी, क्योंकि ZN के कैरेक्टर भी नहीं पे आते, तो ग्रुप नंबर 2 ले लेते भाई, 2 इसको एक ये वाला बना लो। NPK मंगा मोकड़ा, सारा ही भाग जासी। फिर आ जाओ मीडियम, मीडियम मीडियम। कौन नहीं बोला तो बोल लो भाई, NPK मंगा मोकड़ा, ये तो सीखना चाहिए ना। मारवाड़ी समझ में आती, मारवाड़ी बोलता ही नहीं मैं, आज ही मोकड़ा बोला है मैंने बस। चलो अब लेते हैं मध्यम गतिशील, मध्यम सिंघम। मध्यम गतिशील है ना, मॉडरेटली मोबाइल कह दो। मॉडरेटली मोबाइल, ये अच्छा थैंक यू बेटा। NPK MG ZN है ना, ये 11वीं क्लास में, 12वीं क्लास में, BSc में, सब में NPK MG ZN, ये तो ग्रुप ऐसे ही पढ़ता है NPK MG ZN। हालांकि ZN अभी जो लेटेस्ट आ रहे हैं ना, लेटेस्ट जो रिसर्च आ रहे हैं, उसमें इसको डाल दिया गया बेचारे को मीडियम में। नहीं पहले स्पीड वालों में रहता था ये, स्पीड वालों में रहता था ये, राइट है। NPK MG ZN ये तो पहले स्पीड वालों में थी सारी, तो ZN जो है ना वो मीडियम में, इधर कोई बात नहीं, मीडियम ZN। जिंक चाल है बीच में। अब आ जाओ थर्ड वन, थर्ड वन है लेस मोबाइल, जो धीरे चलते ही, धीरे धीरे चल मारा सांवरिया, है ना। अल्प गतिशील इन हिंदी, अल्प गतिशील, लेस मोबाइल। और ये आएगा फेंकू मन से, फेंकू मन से, फेंकू मन से, मैं तो फेंकू मन से। अब आग लो धीरे धीरे चलो तो मैं क्या करूं भाई। फेंकू मन से धीरे धीरे चल ले, 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 धीरे धीरे चल ले, फेंकू मन से धीरे धीरे चले, फेंकू मन से धीरे धीरे चले, मैं तो फेंकू मन से रे, चाल धीरे धीरे कबीरा, चाल धीरे धीरे। मैं तो भाई अभी एक और बचा हुआ है, अभी एक और बचा हुआ है ना, अभी और बचा हुआ है एक। मैं तो फेंकू मन से, चाल धीरे धीरे,
मैं तो फेंकू मन से चाल धीरे धीरे, मैं तो फेंकू, है ना भाई। हाँ मैं तो फेंकू, हाँ सीखू सफेद मन से, वो भी सही है, लेकिन इसको क्या 4 में बांट दिया बेटा हमने। दोबारा लिख लो, फेंकू मन से लेकिन चाल धीरे धीरे, फेंकू मन से धीरे धीरे चाल ले। अब बिल्कुल ही कोनी चाले। नंबर 4, बिल्कुल ही इमोबाइल, धक्का मार लिया, हले न चाले, इमोबाइल, है ना। इसको हिंदी में बोल देंगे अचल, अचल या अगतिशील। और ये सबको आते हैं, कैल्शियम बोरोन तो हलेन चाल रे बाया, कैल्शियम बोरोन तो हलेन चाल, कैल्शियम बोरोन तो हलेन चाल। याद ऐसे करते हैं, कैल्शियम बोरोन तो हलेन चाल रे बेरा, कैल्शियम बोरोन तो हलेन चाल, 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 कैल्शियम बोरोन तो हलेन चाल। ऐसे याद करते हैं, कैल्शियम बोरोन तो हलेन चाल, कैल्शियम बोरोन तो हलेन चाल, कैल्शियम बोरोन तो हलेन चाल रे बेरा, कैल्शियम बोरोन तो हलेन चाल रे बेरा, कैल्शियम बोरोन तो हलेन चाल, 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 कैल्शियम बोरोन तो हलेन चाल। राइट है। चलिए अब इनकी कमी के लक्षण कहां दिखाई देते हैं, तो नेक्स्ट ये क्लासिफिकेशन हमारा ना पूरा हो गया, क्लासिफिकेशन तो पूरा हो गया बापू। अब चलते हैं ये, अच्छा चलो मिट्टी वाला ले लेते हैं एक बार, है ना, मिट्टी वाला और ले लेते हैं, मृदा से पूछ लेते हैं कि तेरे, मिट्टी वाला और ले लो, चलो एक क्लासिफिकेशन और ले लो। मृदा में गति, ये प्लांट्स के हिसाब से हो गया, मृदा में गतिशीलता के आधार पे, चलो ले लेते। बच्चों को लगने लग गया भाई जाने की तो नहीं है, तो 1-2 बच्चे कह रहे हैं सर सर आगे चलाओ अभी चले मत जाना आप, है ना। हाँ भाई, तो अगला आ गया मृदा में गतिशीलता के आधार पे, कितना नंबर डाल लेना भाई, 2, 3, 4 जो भी है ना। मृदा में गतिशीलता के आधार पर बेस्ड ऑन मोबिलिटी इन सॉइल, वो सारे प्लांट्स के आधार पे थे, अब है ना। चलो भाई प्लांट्स के आधार पे थे, अब किसके आधार पर पढ़ेंगे हम, सॉइल में चलने के आधार पर। तो कौन धीरे चलेगा कौन तेज चलेगा ये ले लेते हैं, तो मिट्टी में ले लेते हैं भाई, मिट्टी में ले लेते हैं। नंबर 1 मिट्टी में पहले ले लेंगे हाईली मोबाइल, हाईली मोबाइल, अत्यधिक गतिशील, अत्यधिक गतिशील। अब यहां पर अपने को आयन वाइज लेना पड़ेगा, आयन के अनुसार क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि नाइट्रोजन का जैसे नाइट्रेट है, शट ये गया वो गया भगता है, लेकिन उसी का अमोनियम थोड़ा धीरे चलता है, इसलिए हम यहां पर इनको बनाएंगे आयन के हिसाब से, है ना भाई। तो आयनों में अत्यधिक गतिशील आयन होता है एक तो नाइट्रेट, NO3 माइनस, नाइट्रेट, यू कैन राइट इट नाइट्रेट, ठीक है भाई। उसके बाद में सल्फेट, नाइट्रेट सल्फेट, उसके बाद बोरेट H2BO3 माइनस, ये हो गया H2BO3 माइनस, है ना, H4 -2 आएगा, -2, ये भी तेज चलता है। क्लोरीन भैया, क्लोरीन उधर भी बग रही थी, इधर भी जो है ना फुल स्पीड से चल रही है, और Mn+2 तो नाइट्रेट भी चाल, सल्फेट भी चाल, ले साथ में बोरेट, राइट है।
तो नाइट्रेट हो गया, सल्फेट हो गया, है ना, बोरेट हो गया, और क्लोरीन होगी, और मैंगनीज हो गया। ठीक है, हो गया। हिंदी में लिखोगे इनको नाइट्रेट, 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 ये सल्फेट, सल्फेट, बोरेट, क्लोरीन, वैसे तो आयन क्लोराइड बोलना चाहिए इसको, मैंगनीज। ये स्पीड वर्ड है सारे, राइट है। उसके बाद नंबर 2 दूसरा बना लेते हैं, बीच में चलने वाले, बीच में, बीच में, धीरे धीरे, लेस मोबाइल। तो नंबर 2, लेस मोबाइल, लेस मोबाइल बोले तो अल्प गतिशील, अल्प गतिशील, अल्प गतिशील, धीरे धीरे चलने वाला। और धीरे धीरे चलने वाला कौन? एक तो यम है, हम धीरे धीरे ही चलते हैं सदैव, हमें किसी को ना कहने की जरूरत ना है, हम अपने हिसाब से चलते हैं। बोले तो अमोनियम, अमोनियम, फिर पोटेशियम, धीरे धीरे चलते, कैल्शियम, धीरे धीरे चलते जी, धीरे धीरे। उधर तो बिल्कुल ही नहीं चल रहा था भाई, पौधा में तो हालन चाले भाई। तो लोहा, Fe+2 वाला, धीरे धीरे चलते जी। कॉपर, Cu+2 वाला, तो धीरे धीरे चल मारा। अमोनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, लोहा भी, सातम चले गो कॉपर भी, राइट है भाई, ये हो गए। उसके बाद बिल्कुल नहीं चलने वाले, हालन चाले, मिट्टी के मायने। नंबर 3, तीसरा, तीसरा है अचल या इमोबाइल। बिल्कुल नहीं चलने वाले। एक तो फास्फोरस कभी नहीं चलता है, फास्फोरस के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दोस्त, खतरनाक प्रॉब्लम है उसके साथ, वो तो बिल्कुल ही है ना। हाँ, एनपीएस कैसे आएगा बेटा, एन तो बहुत स्पीड चलता है, एन तो नाइट्रेट तो रुकता ही नहीं है, और वो थोड़ा बहुत धीरे चलता है, लेकिन चलते हैं, एन कभी रुकता नहीं है। यहां पर आएगा एक तो फास्फोरस के दोनों आयन, फास्फोरस के दोनों आयन मैंने याद करवा रखे। पहला कैसे कराया था, H2PO4-, एक याद कर लो बस, H2PO4- है, H2PO4- है, ये मिट्टी में नहीं चलता, इसीलिए फास्फोरस कभी भी खड़ी फसल में नहीं डालते हैं, हमेशा बुआई के टाइम, मतलब बेसल ड्रेसिंग ही करते हैं, कभी टॉप ड्रेसिंग नहीं करते हैं, बुआई के टाइम देते हैं या बुआई से पहले देते हैं। तो एक तो H2PO4-, दूसरा हाइड्रोजन हटाओ, माइनस में वैलेंसी बढ़ा दो, तो PO4-2, H2PO4-, HPO4-2, और ये जिंक, जिंक बराबर नहीं चलेगा माटी में, माटी में घणो दौड़े गो पौधा में, पौधा में। तो ये सारे के सारे हो गए। तो इमोबाइल कौन कौन? फास्फेट तो देखो इमोबाइल है, मुझे नहीं लगता याद करने की जरूरत है आपको। फास्फेट सबसे डेंजर होता है, फास्फेट को अगर मोबाइल है भी और थोड़ी सी एसिडिटी बढ़ गई, मिलना बंद, थोड़ा सा बेसिसिटी बढ़ गई, एल्कलिनिटी बढ़ गई, मिलना बंद। ठीक है भाई। हाँ हाँ हाँ, दो आदमी खेत में जा रहे हैं और फास्फोरस को कुछ बोल दिया, मुझे लग रहा है पहले वाली क्लास ले ली आपने, मैंने ऐसे याद कर रखा। फास्फोरस का इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि दो आदमी अगर खेत में जा रहे हैं और गलती से एक आदमी ने मुंह से गाली निकाल दी, किसी को भी निकाल दी, और अगर वहां आसपास की मिट्टी के फास्फोरस ने सुन ली तो वो इमोबाइल हो जाएंगे, मिलना बंद। दो आदमी जा रहे, बातें करते करते गलती से मुंह से गाली निकल गई, तो आसपास जितनी दूर तक गाली पहुंची उतनी दूर तक तो ना फास्फोरस मिलना बंद। किसी ने जोर से कह दिया ओए, तो मिलना बंद। किसी ने कहा ये क्या नाटक लगा रखा है, मिलना बंद। राइट है। हाँ, ये मिलने बड़ी, ये चलते ही बंद हो जाते हैं। फास्फोरस के साथ तो वैसे ही प्रॉब्लम है। और जिंक भी नहीं चलता, जिंक बराबर नहीं चलता है, जिंक बराबर
नहीं चलता है। तो ये सारे के सारे हो गए सॉइल में, सॉइल में, सॉइल में, सॉइल में। चलिए एक और ले लेते, फिर कल वो ले लेंगे। फिर उसके बाद एक लास्ट क्लासिफिकेशन और रह गया, मुझे लग रहा है आप याद कर लेंगे, कुछ ना कुछ इसका है ना सॉल्यूशन निकाल लेंगे। अदरवाइज मैं कोशिश करूंगा कल कोई ट्रिक बना के ले आऊं, आज के ही थोड़ा नए थे ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, सीधा ले चलते हैं नेक्स्ट वाले क्लासिफिकेशन पे। और ये लास्ट क्लासिफिकेशन आ गया जिसको बोलते हैं अदर क्लासिफिकेशन। अदर, अदर क्लासिफिकेशन, अदर, अदर। इसमें धातु और अधातु में बांटते हैं भाई। मेटल्स, 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 धातु रे, तू रे, तू रे, तू रे, धातु। और दूसरा आ गया नॉन मेटल्स। अधातु, 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 अधातु। एक तो जितने भी धनायन होते हैं ना, धनायन, कैटाइंस, समस्त कैटाइंस, धनायन या कैटाइंस, वो सारे के सारे मेटल है, मेटल है, सारे कैटाइन मेटल है। और सारे, राइट है भाई, और सारे जो ये ऋणायन होते हैं, वो सारे के सारे नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स। ठीक है भाई, तो सारे के सारे ये कैटाइंस हो गए। तो इधर सारे ऋणायन आ जाएंगे। ऋणायन बोले तो एनायंस। अब देखो ऋणायन याद कर लो, हाँ वो देखो बच्चों ने मेरी ट्रिक लिख दी है, ऋणायन याद कर लो, बाकी तो सारे के सारे है इसके अंदर। ठीक है भाई, तो सारे के सारे ऋणायन ये याद कर लो, नॉन मेटल्स याद कर लो, बाकी सब मेटल्स हो जाएंगे। तो नॉन मेटल्स याद करने का तरीका है, नॉन मेटल चोर ने पैसे कल दिए थे। इसका ट्रिक है, क्या ट्रिक है? नॉन मेटल चोर ने, चोर का नाम है नॉन मेटल, चोर ने पैसे कल दिए थे। नॉन मेटल चोर ने पैसे कल दिए थे। ठीक है भाई, नॉन मेटल चोर ने पैसे कल दिए थे। ये हो गया बेटा। कमल जी सर की क्लासें ऑलरेडी डली पड़ी है उसके ऊपर, जो आपने ऐप चालू करवा लिया हो तो ऐप के ऊपर डली पड़ी है। ठीक है भाई, जीतू जी सर की पड़ी हुई है, कमल जी सर की पड़ी हुई है, बाकी केमिस्ट्री वाले सर की पड़ी हुई है, बाकी लाइव चल रही है। वो मैंने जो लाइव है ना वो बताइए आपको, जो लाइव चल रही है वो ही बताइए बेटा। लाइव के बिना तो खूब पड़ी है उसके अंदर। ठीक है, अब ये कैसे बनाएंगे देखो। नॉन मेटल चोर ने, तो नॉन मेटल ही हो गया ये रहा। जिन बच्चों ने जो यहां ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं उन्होंने अगर ऐप चालू नहीं करवाया तो कॉल करना मुझे। ठीक है, हाँ, तो नॉन मेटल हो गया। अब आ जाओ चोर, तो चोर में कौन आएगा? CHO, CHO, CHO। ये हो गया। CHO बोले तो चोर, ने पैसे, ने बोले तो N, राइट भाई, पैसे बोले तो PS, पैसे कल दिए थे, कल बोले तो CL। ले भाई, ले स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो CHO हो गया, ये हो गया चोर ने पैसे कल दिए। ये सारे के सारे क्या हो गए भाई? ये सारे के सारे हो गए नॉन मेटल्स। अब जो बच गए वो सारे मेटल्स है, जो बच गए वो सारे मेटल्स है। क्या क्या बच गया? सारे बच गए ना, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जो भी आपका Ca हो गया, Mg हो गया, K हो गया, है ना, FeCu Zn Mn, ये हो गए FeCu Mn Zn, ये सारे के सारे। तो मुझे लग रहा है सारे के सारे याद हो गए आपको। ठीक है भाई, अब यहां तक रख लेते हैं, इसके बाद में अपन लेंगे कल। नमस्कार, जय हिंद, जय राजधानी, सत श्री अकाल, सब्बा खेर, वाहे गुरु दी फतेह, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, राम राम।